मेरा नाम मनीष है। आज से 22 साल पहले जब मैं 13 साल का था, मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस दौरान अपने गांव में रहता था। मेरे पिता एक किसान थे। मुझे अच्छे से याद है, वो पूर्णिमा की रात थी। रात के 10 बज चुके थे। मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी, इसीलिए मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सोते सोते मुझे थोड़ी ही देर में एक घुटन महसूस हुई। मुझे सांस लेने में ज़रा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया पूरे कमरे में धुआं भरा था, जो अंदर वाले कमरे के बंद दरवाजे के नीचे से आ रहा था। उस धुएं में एक महक थी, शायद वो धुआं अगरबत्तियों का धुआं था। मैं बिस्तर से उठा और उस कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर हाथ रखते के साथ ही दरवाज़ा धीमे से खुला। मैंने देखा उस कमरे के बीचों बीच मेरी तरफ पीठ करके काले लिबास में एक तांत्रिक बैठा था, और उसके सामने मेरी बहन मंजू बैठी थी, और आजू बाजू माँ और पिताजी बैठे थे। उस तांत्रिक और मंजू यानी मेरे बहन के बीच एक आग जल रही थी, जिसमें चम्मच से वो तांत्रिक शायद घी डाल रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, और मंजू बाल बिखेरे सामने बैठी अजीब तरह कांप रही थी। ये नज़ारा देख मेरी धड़कनें डर के मारे रफ्तार पकड़ चुकी थी। करीबन 5 मिनट तक मैं यही देखता रहा, और उसके बाद तांत्रिक ने एक ऊंची आवाज़ में कहा, दोबारा मत आना, चली जा अब यहाँ से। उस तांत्रिक की इस बात का जवाब मेरी बहन मंजू ने एक बदली सी आवाज़ में दिया, मैं आऊँगी, आऊँगी मैं फिर आऊँगी। और इतना बोलकर मंजू एकदम से पीछे की ओर गिर पड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के पास चला गया। पिताजी ने मंजू को उठाकर बिस्तर पर सुलाया। उस तांत्रिक ने दीदी के हाथ पर एक धागा बांधा और वो चला गया। उस तांत्रिक ने जाते जाते पिताजी से एक बात कही कि वो अगली पूर्णिमा की रात एक और पूजा करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मंजू अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उस पूजा के बाद मंजू की तबीयत में काफ़ी सुधार था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने पिताजी से सुना कि उस तांत्रिक की मौत हो चुकी है। माँ और पिताजी दोनों के चेहरे पर इस बात को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। शायद उनको चिंता थी कि अब बची पूजा कौन करेगा। खैर, वक्त बीता। दीदी की तबीयत में निरंतर सुधार के चलते परिवार में संतुष्टि का माहौल था। माँ और पिताजी शायद यही सोच रहे थे कि अब पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो रात एक बार फिर अपने अंदर ढेरों रहस्य दबाए लौट आई। उस रात हम सब मेरे मामा का इंतज़ार कर रहे थे। दिन में उन्होंने खबर की थी कि वो रात को आने वाले हैं, और हम सब बरामदे में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मामा कब आए। आकर वो माँ पिताजी से मिले। मेरे सर पर उन्होंने हाथ फिराया, लेकिन जब मामा ने मंजू की तरफ कदम बढ़ाए तो वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध होकर खड़े रह गई, क्योंकि मंजू कुर्सी पर बैठी बैठी मामा को देखकर अजीब हरकतें कर रही थी। मंजू कभी कांप रही थी तो कभी हंस रही थी। माँ ने 2 कदम मंजू की तरफ बढ़ाए, और तभी मंजू ने हाथ से इशारा करके माँ को रोका और कहा, इसे बोल चला जा यहाँ से, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ ने एक उम्मीद भरी आंखों से मामा की तरफ देखा। शायद मामा भी सब जानते थे। मामा तुरंत मुड़े और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। हम सब मामा को जाते देख रहे थे। मामा के जाने के बाद हम जैसे ही मंजू की तरफ पलटे तो पाया मंजू अब कुर्सी पर नहीं थी। पिताजी मंजू को पुकारते हुए अंदर की ओर गए। माँ मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर छत पर लेकर गई। माँ शायद मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस वक्त मुझे अपने साथ रखा। छत पर जाकर देखा तो मंजू छत की एक दीवार पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, और मेरे और माँ के पहुँचने के बाद मंजू ने अपनी गर्दन
धीमे धीमे मुस्कुराते हुए नीचे की और माँ पर नज़रें गड़ाकर मंजू ने मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ से इशारा करके माँ को पास बुलाया। माँ धीमे धीमे न जाने क्यों मंजू की तरफ चलने लगी। मंजू को उस वक्त देखकर मुझे इतना तो मालूम पड़ चुका था कि वो मंजू नहीं बल्कि कोई और है। खैर, माँ मेरा हाथ पकड़े पकड़े मंजू की तरफ बढ़ रही थी। मंजू उस दीवार से छलांग मारकर नीचे उतरी और चलकर बिल्कुल माँ के सामने आकर रुकी और एक बदली सी आवाज़ में माँ से उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कुछ कहा और कसकर अपने एक हाथ से माँ का गला पकड़ उसे ऊपर उठा दिया। उस वक्त मैंने एक बात गौर की कि माँ न तो चीख रही थी और न ही हिल डुल रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही था। मैंने तुरंत दौड़ लगाकर मंजू को धक्का दिया और माँ का गला उसके हाथ से छूटा। माँ ज़मीन पर गिरी और मंजू पीछे दीवार से टकराकर एकदम सीधी खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मंजू की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी वो भयानक हंसी मेरे खून को जमा रही थी। लेकिन तभी पिताजी दौड़कर मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मंजू की तरफ राख जैसा कुछ फेंका। मंजू पूरी तरह थरथराने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। पिताजी बारी बारी माँ और मंजू को उठाकर नीचे लेकर आए। पिताजी ने कुछ पानी के छींटे माँ के चेहरे पर मारे और माँ को होश भी आ गया। मंजू को एक कमरे में बंद करके पिताजी ने माँ से कहा कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, मैं गुरुजी के एक करीबी बाबा को लेकर आता हूँ। पिताजी माँ को ये हिदायत देकर निकल गई। माँ और मैं वहीं एक जगह बैठकर पिताजी का इंतज़ार करने लगे। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मंजू के कमरे से वो आवाज़ नहीं आई, माँ मुझे बाहर निकालो, मनीष दरवाज़ा खोल। कट 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 कट। तुझे क्या लगा मैं गिड़गिड़ाऊंगी? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, इस घर को साथ लेकर जाऊंगी। मैं और माँ दरवाजे की ही तरफ देख रहे थे कि दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बहना शुरू हुई, जो देखकर माँ काफ़ी घबरा सी गई और बदहवास सी होकर दरवाजे तक गई और कई बार मंजू को पुकारा, लेकिन अंदर से किसी की सांसों तक की आवाज़ भी नहीं आई। और फिर माँ ने वो किया जो पिताजी ने करने के लिए मना किया था। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी माँ के साथ अंदर उस कमरे में घुसा। दरवाजे के पास ही बहुत सारा खून पड़ा था, लेकिन वहाँ मंजू नहीं थी, बल्कि मंजू पूरे कमरे में नहीं थी। कमरे के बीचों बीच खड़े हम दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि मेरे हाथ पर कुछ आकर गिरा। हाथ लगाकर देखा तो वो खून था जो छत पर लगे पंखे पर बैठी मंजू के मुंह से टपक रहा था। इतना भयानक नज़ारा देख मेरा खून जम चुका था, लेकिन जैसे ही मेरे दिखाने पर माँ ने पंखे की तरफ देखा तो मंजू पंखे से कूदकर सीधा दरवाजे के पास उतरी और हाथ और पैरों के बल किसी जानवर की तरह दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर चली गई। मैं और माँ दौड़े दौड़े ऊपर छत पर गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि छत पर लगे एंटेना से आर पार हुई मंजू की लाश हमें छत पर मिली। पिताजी थोड़ी ही देर बाद एक बाबा को लेकर घर आए। माँ ने रोते रोते पिताजी को सारी बात बताई, लेकिन शायद अभी भी हमारे परिवार को कुछ खतरा था, इसीलिए बची हुई पूजा उसी पूर्णिमा की रात की गई और पूजा के बाद हमारे हाथों पर एक सुरक्षा धागा बांधा गया। मुझे माँ और पिताजी ने कभी नहीं बताया कि मंजू किसके वश में थी, लेकिन मुझे हर रोज़ मंजू सपने में दिखाई देती है। उसके पीछे एक लंबी औरत खड़ी होती है जिसकी सिर्फ लाल चमकती आंखें दिखाई देती है। लेकिन यह बात मैंने माँ या पिताजी को कभी नहीं बताई, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो उथल पुथल होना लाजमी है, इसीलिए डरना ज़रूरी है।
शादी ब्याह का माहौल पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार करता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। कुछ ऐसे ही धूमधाम से करण की शादी हुई। पूरा परिवार इतने लंबे इंतज़ार के बाद हुई करण की इस शादी से बेहद खुश था। हो भी क्यों ना, करण की दुल्हन यानी पूजा बेहद सुंदर थी। किसी को इस शादी से नाराज़गी थी तो वो थी करण की माँ। करण की माँ को उनके परिवार के एक बहुत ही करीबी पंडित ने बताया था कि पूजा मांगलिक है, यानी उससे शादी करने वाला ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और माँ की एतराज़गी के बावजूद भी करण ने पूजा से शादी की। बस यही वजह थी करण की माँ की नाराज़गी की। खैर, करण बिल्कुल भी ऐसे विचारों का नहीं था और शादी के दूसरे ही दिन करण पूजा को लेकर हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी के रास्ते निकल पड़ा। पूरे दिन के लंबे सफ़र के बाद दोनों काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए होटल पहुंचकर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ता वास्ता करके तैयार होकर दोनों घूमने निकले। घूमते घूमते करण और पूजा एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचे जो उन्होंने गुवाहाटी मैप पर देखी ही नहीं थी। आसपास न कोई इंसान और न ही कोई जानवर। आजू बाजू पेड़ों से ढका एक टूटा हुआ बड़ा सा गेट, जिस पर लगे एक बोर्ड पर लिखा था ग्रेवयार्ड। करण के मना करने के बावजूद भी पूजा अंदर जाकर देखना चाहती थी और आखिर में करण को पूजा की जिद के सामने झुकना भी पड़ा और दोनों उस ग्रेवयार्ड के अंदर घुसे। उस ग्रेवयार्ड में पहला कदम रखते के साथ ही करण के पास से तेज हवा का एक झोंका गुजरा। करण इधर उधर देखता, तब तक पूजा करण से 20 कदम आगे बढ़कर एकदम चिल्लाकर नीचे गिर पड़ी। करण दौड़कर पास पहुंचा और देखा तो पूजा के पैर से खून बह रहा था। पूजा का पैर कील गड़े एक नारियल पर पड़ा था, जो उसके जूते को फाड़कर उसके पैर में आधी धंस चुकी थी। करण जैसे तैसे पूजा को गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा। पैर पर पट्टी वट्टी करने के बावजूद भी पूजा को तेज़ दर्द हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने पूजा को नींद की दवाई देकर सुलाया और करण से कहा कि इन्हें कुछ घंटे आराम करने के बाद यहाँ से वो पूजा को ले जाए। करण पास में ही एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद करण ने देखा कि पूजा को होश आया और वो बेड पर उठकर बैठ गई और नर्स से बात कर रहे डॉक्टर को बिना पलक झपकाए एक टक बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। करण ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही पूजा को पुकारा और तभी पूजा बिस्तर पर खड़ी हुई और एक छलांग मारकर डॉक्टर को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और डॉक्टर को उठाकर खिड़की की तरफ दौड़ी। करण कुछ समझता कुछ करता उससे पहले ही पूजा डॉक्टर के साथ छठे माले की उस खिड़की से छलांग मार गई और तभी करण की आंख खुली। कुर्सी पर बैठे बैठे करण ने देखा डॉक्टर नर्स से बातचीत कर रहा था और पूजा अभी भी बिस्तर पर आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी। खैर 3-4 घंटे बाद जब पूजा को होश आया तब करण पूजा को लेकर होटल चला गया। रात को दवाई वगैरह खिलाकर करण ने पूजा को सुलाया और धीमे से उठकर बिना आवाज़ किए बाथरूम में गया और बाथरूम से बाहर निकला तो देखा पूजा बिस्तर पर बैठी करण की तरफ बड़ी बड़ी आँखों से गुस्से में देख रही थी। करण ने कहा, क्या हुआ पूजा? पूजा ने करण की इस बात का जवाब एक अलग यानी मर्द की आवाज़ में दिया, घर जाना है। करण को पूजा की इस आवाज़ से शौक तो लगा, लेकिन फिर भी करण ने कहा, हाँ पूजा, हम कल ही घर के लिए निकल पड़ेंगे। पूजा एकदम से बिस्तर से खड़ी हुई और पैर में इतनी गहरी चोट के बावजूद भी बिना लंगड़ाए सीधी चलकर करण तक पहुंची। धक्का देकर उसे साइड किया और बाथरूम में जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। करण ने पूजा के इस अजीब बर्ताव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वहीं खड़ा होकर पूजा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन 5 मिनट बीती, फिर 10 मिनट, लेकिन अंदर से न तो पूजा बाहर आई और न ही पूजा की कोई आवाज़।
करण दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि तभी करण ने बाथरूम से आई उस आवाज़ को सुना। करण ने बिना वक्त ज़ाया किए ज़ोर से दरवाजे पर धक्का मारा, जिससे दरवाज़ा खुल गया। लेकिन अंदर जो करण ने देखा वो देखकर मानो करण को सांप सूंघ गया था, क्योंकि बाथरूम में हर जगह शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे और पूजा एक एक शीशे के टुकड़े को उठाकर खा रही थी और उसके मुंह से खून बहे जा रहा था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। करण ने एक डरी हुई आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कर रही हो पूजा? पूजा एकदम ये बात सुनकर करण के सामने सीधी खड़ी हुई और अपने लहू लुहान होठों से कहा, घर जाना है। हाँ पूजा, चलते हैं, चलो अभी चलते हैं। और ये बात सुनते ही पूजा ज़ोर से हंसी और करण की बाहों में बेहोश हो गई। एक बार फिर करण पूजा को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा, जख्म साफ करवाए और उसे अपने घर लेकर आया। पूरे सफ़र में और अब भी पूजा बेहोश ही थी। घर वालों के पूछने पर करण ने बताया कि पूजा गिर गई थी, इसलिए उसे कुछ चोटें आई हैं। खैर, पूजा को करण ने अपने कमरे में लेटाया और करण किसी काम से अपने छोटे भाई विनय के रूम में था। जब करण की माँ पहली बार पूजा को देखने उसके कमरे में गई, करण की माँ जाकर पूजा के पास बैठी और बड़ी ही गौर से पूजा का कटा फटा चेहरा देखने लगी। और तभी पूजा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और दूसरे ही पल पूजा ने अपनी आंखें खोली और पूरे घर में गूंजी करण की माँ की एक चीख। करण, विनय और बाकी लोग चीख सुनकर दौड़े करण के रूम की तरफ। सबने देखा कि करण की माँ करण के कमरे के बाहर खड़ी पूरी तरह कांप रही थी, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। करण ने पूछा, क्या हुआ माँ? लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और बस बिस्तर पर लेटी पूजा की तरफ देखे जा रही थी। करण ने भी उस तरफ देखा, लेकिन पूजा शायद अब भी बेहोश थी। करण ने एक बार फिर अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम काम क्यों रही हो? वो पूजा नहीं है, वो हम सबकी मौत है। उसकी आंखों में मैंने हम सबकी मौत देखी है। करण या कोई दूसरा कुछ बोलता, उससे पहले ही पूजा की वो डरावनी हंसी सबने सुनी। बुढ़िया, सही बोली तुम, मौत हूँ मैं तुम सबकी। मैंने इसको बोला था मेरे घर ले जाने के लिए, मगर ये मुझे अपने घर लेकर आया है। इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। करण ने पूजा की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि करण की माँ ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे खींचकर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और कहा कि उसे हम काबू नहीं कर सकते। इस विनाश को होने से बाबा ही रोक सकते हैं। और जब करण और बाकी सब ने पूजा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो सबको माँ की ये बात जायज़ लगी। तुरंत बाबा को बुलाया गया और घर में आते ही उन्होंने बताया कि जब कब्रिस्तान में पूजा के पाँव में कील गड़ी थी, उसी वक्त एक बुरी शक्ति, एक बुरा साया पूजा के पीछे पड़ गया। करण ने बाबा से कहा, इसका उपाय बाबा जी। बाबा ने कहा, मुकाबला। बाबा ने इतना कहकर करण के कमरे का दरवाज़ा खोला। पूजा सामने वाली दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपकी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने आगे आगे और करण ने बाबा के पीछे पीछे 4 कदम पूजा की तरफ बढ़ाए और तभी पूजा दीवार से नीचे उतरी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए बाबा तक आई। बाबा ने पूजा से कहा, छोड़ दे इस बच्ची को, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर। सच में तुम लेकर जाओगे मुझे? हाँ। और इतना कहकर बाबा ने जेब से एक क्रॉस का निशान निकालकर पूजा के माथे पर लगाया। पूजा इतनी बुरी तरह सुलगने लगी
मानो किसी ने जलते अंगारों पर घी डाल दिया हो। कुछ देर के इस कसमकस के बाद पूजा की नाक से एक काला धुआं निकला और बाबा के हाथ की कांच की शीशी में वो पूरा धुआं भर गया और पूजा बेहोश हो गई। अब पहले जैसे ही पूजा और करण की ज़िंदगी खुशहाल हो चुकी है। एक दिन घर का सारा काम निपटा कर पूजा अपने रूम की तरफ चले जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलते ही पूजा की चीख निकल गई, क्योंकि करण अपने खून से कमरे की दीवारों पर लिख रहा था, मौत। बहुत प्यार करता था विलास सिमरन से, लेकिन जब उसे पता चला कि सिमरन उसके ही दोस्त के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है, तो गुस्से में लाल पीला विलास कॉलेज से अपने घर आया। अपने ही घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगा और उसका गुस्सा जब दुख में तब्दील हुआ तो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोने लगा विलास का इतना दुखी होना लाजमी भी था, क्योंकि एक सिमरन ही थी जिसे विलास अपना समझता था और सिमरन उसके साथ ऐसा करेगी, विलास ने सपने में भी नहीं सोचा था। रोते रोते न जाने विलास को क्या सूझा कि उसने तुरंत उठकर अपना लैपटॉप ऑन किया और बड़ी ही बेसब्री से सर्च किया कि किसी इंसान को वश में कैसे किया जाए, और दूसरी ही वेबसाइट जिसका नाम था blacksin.com पर विलास ने क्लिक किया। वेबसाइट ओपन होते ही लिख कर आया, मैं आपके साथ हूँ जब तक आप मेरे नहीं हो जाते। नीचे स्क्रॉल किया तो एक आर्टिकल लिख कर आया, किसी को काबू करने का मंत्र, और थोड़ा नीचे और स्क्रॉल किया तो आया, बदला पूरा करने का मंत्र। विलास ने आर्टिकल गौर से पढ़ा तो उसमें विलास ने पढ़ा कि इस मंत्र को 5 बार रिकॉर्ड करके जिससे बदला लेना है उस इंसान का नाम और पता रिकॉर्डिंग के साथ साइट पर अपलोड करें। विलास ने तुरंत रिकॉर्डिंग की, एल्डिविरिया मुरीर, एल्डिविरिया मुरीर, एल्डिविरिया मुरीर, एल्डिविरिया मुरीर, एल्डिविरिया मुरीर, और रिटर्न बॉक्स में नाम शुभम अग्रवाल, एड्रेस राम सेतु सोसाइटी, फ्लैट नंबर 172 भी लिखकर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। और रिकॉर्डिंग अपलोड होते ही स्क्रीन पर लिख कर आया, यू आर इन, लेट्स हैव सम फन। और ये पढ़ते पढ़ते विलास के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान धीरे धीरे छा रही थी। लैपटॉप पर बैठे साइट पर स्क्रॉल करते करते विलास की आँख कब लगी विलास को पता ही नहीं लगा। अगले दिन सुबह उठा तो पूरे शरीर में विलास को एक खतरनाक जकड़न महसूस हो रही थी। हाथ पैर इतने दर्द कर रहे थे मानो उसने घंटों फावड़े से खुदाई की हो। लेकिन फिर भी नहा धोकर विलास कॉलेज में गया। आज कॉलेज में एक अलग ही माहौल था। क्लासरूम में सिमरन रो रही थी और उसकी सहेलियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। विलास ने राहुल से पूछा, अरे राहुल, ये रो क्यों रही है? राहुल ने कहा, अबे तुझे पता नहीं क्या, आज सुबह शुभम के घर के गार्डन में एक गड्ढे में शुभम की लाश मिली। और कमाल की बात तो ये है कि घर के गार्डन में गड्ढा खोदकर उसमें शुभम को मारकर डाल भी दिया और शुभम के घर वालों को कानों कान खबर नहीं हुई। राहुल की ये बात सुनते ही विलास के दिमाग में आया blacksin.com। विलास तुरंत उठकर भागा क्लासरूम से बाहर और दौड़कर सीधा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बिना सांस लिए ही लैपटॉप ऑन किया और साइट ओपन की जिसमें लिखकर आया, आपका काम हो चुका है, गिव मी ए स्पेशल थैंक यू। और नीचे एक वीडियो फाइल थी जिसे विलास ने डाउनलोड किया और प्ले किया। वीडियो में विलास ने देखा कि विलास शुभम को उसके घर के हॉल से घसीट कर गार्डन तक लेकर गया और पत्थर से उसके सर पर मार मार कर उसका सर पूरी तरह कुचल दिया और फिर फावड़े से वहीं गड्ढा खोदा और उसमें शुभम को घसीट कर डाल दिया और फिर एक मुट्ठी मिट्टी धीरे धीरे गड्ढे में डालकर विलास वहाँ से सीधा अपने घर आया और वो फावड़ा और अपने मिट्टी और खून में सने कपड़े बिस्तर के नीचे छुपा दिए
विलास ने तुरंत कुर्सी से खड़े होकर बिस्तर के नीचे देखा। वो फावड़ा और वो कपड़े वहीं रखे थे जहां विलास ने वीडियो में छोड़े थे। विलास जोर जोर से हंसने लगा और उसकी वो हंसी एक बार फिर बदली एक शैतानी मुस्कुराहट में। विलास ने तुरंत उसी साइट पर सिमरन का नाम और पता उसी रिकॉर्डिंग के साथ पेस्ट किया और बिस्तर पर सो गया। सिमरन शुभम की मौत के सदमे को भुलाने के लिए शराब के नशे में धुत बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी थी जब किसी ने उसका पैर पकड़ उसे घसीट कर बेड से नीचे गिरा दिया। सिमरन के माथे पर गिरने की वजह से गहरी चोट आई थी। जैसे तैसे सिमरन ने खुद को संभाला और उठकर उसका पैर खींचने वाले की तरफ देखा तो सामने हूबहू विलास के नैन नक्श वाला एक आदमी हाथ में खंजर लिए खड़ा सिमरन की तरफ देखकर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। सिमरन इतना तो साफ साफ समझ चुकी थी कि वो विलास तो नहीं हो सकता। सिमरन ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं यमराज हूँ, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आया हूँ। सिमरन कुछ बोलती उससे पहले ही विलास जैसे दिखने वाले उस आदमी ने सिमरन के पेट में वो छुरा घोंप दिया और एक झटके के साथ निकाला और खंजर के साथ खून की एक पिचकारी काफी दूर तक उड़ी। सिमरन जमीन पर गिरी और उस आदमी ने जेब से मिट्टी निकाली और सिमरन के पास बैठकर उसके चेहरे पर मल दी। दर्द में तड़पती सिमरन के हाथ में ज़मीन पर गिरा फ्लावर वाश आया और ज़ोर से सिमरन ने फ्लावर वाश उस आदमी के सर पर मारा। मगर उस आदमी को दर्द तो नहीं, लेकिन सिमरन ने उसे गुस्सा ज़रूर दिला दिया था। वो आदमी अंधाधुंध सिमरन की बॉडी में चाकू घोंपता गया, घोंपता गया, घोंपता गया। शायद सिमरन के मरने के बाद भी वो काफ़ी देर तक नहीं रुका। अगले दिन सुबह फ्रिज में सिमरन की उधड़ी हुई लाश मिली। विलास अगली सुबह उठा तो उसके सर में एक भयानक दर्द हो रहा था। खैर, विलास ने उठकर लैपटॉप ऑन किया, वेबसाइट खोली। आपका काम हो चुका है, गिव मी ए स्पेशल थैंक यू। विलास इस वेबसाइट की ताकत के साथ दुनिया पर राज करने की सोच रहा था। विलास अपने ख्वाबों की दुनिया में लीन हो ही रहा था कि तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आया जो blacksin.com से आया था, जिसमें एक ऑडियो क्लिप था। शर्त के मुताबिक आपने काम के बदले थैंक यू नहीं दिया, अब तैयार रहे। ये क्लिप सुनकर विलास का मुंह खुला और आंखें चौड़ी होती रही। विलास इस वेबसाइट की ताकत देख चुका था, तो इस क्लिप को हल्के में लेना एक बेवकूफ़ी होती। विलास ने तुरंत राहुल के पास फ़ोन लगाया और उससे कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए राहुल जल्दी से उसके पास आ जाए। करीबन 20 मिनट बाद राहुल विलास के घर पहुंचा। हॉल का सारा सामान बिखरा देख राहुल के माथे पर एक शिकन जागी। विलास को पुकारने ही वाला था कि बेडरूम से एक आवाज़ राहुल के कानों में टकराई। राहुल धीमे धीमे बेडरूम की ओर बढ़ा और पहुंचकर धीमे से दरवाज़ा खोला। अंदर विलास बिना शर्ट के राहुल की तरफ पीठ करके पंखे की तरफ देखता कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और राहुल ने साफ साफ देखा कि विलास की कमर पर एक टैटू है जो धीरे धीरे उसकी सर की ओर खिसकता जा रहा है। ये सब देखकर राहुल कुछ बोलने की हालत में तो वैसे भी नहीं था कि विलास ने राहुल के सामने अपने हाथ की एक उंगली चाकू से गाजर की तरह काट दी और मुस्कुराते मुस्कुराते विलास दरवाजे पर खड़े राहुल की तरफ बढ़ा और राहुल की सांसें उसके गले में बार बार अटकने लगी। लेकिन विलास राहुल के पास से गुजरकर बाहर घर के गार्डन में पहुंचा और फावड़े से वही अजीब आवाज़ में बड़बड़ाते हुए खुदाई करने लगा। अच्छा खासा गड्ढा खोदने के बाद एक मुट्ठी विलास ने राहुल के सामने अपने चेहरे पर मली। राहुल ये सब देख न कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ कर पा रहा था और गड्ढे के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर विलास ने अपनी गर्दन उसी खंजर से काट दी और विलास
गड्ढे में जा गिरा। विलास के लैपटॉप में पुलिस को वो वीडियो मिला जिसमें विलास ने शुभम और सिमरन को मारा था। अगर आप भी blacksin.com का यूज़ करने वाले हैं तो इन्हें थैंक यू कहना न भूलें। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।